आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल TGT PGT फिजिकल एजुकेशन टीचर ऑनलाइन तैयारी में। कल हमने कनेक्टिव टिश्यू के जो है कुछ टॉपिक डिस्कस करे थे। आज हम फिर से उसके दूसरे पार्ट जो है कनेक्टिव टिश्यू में मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन और आंसर की सीरीज़ लेके आई हूँ, जिनको हम डिटेल में जो है जिनका अध्ययन करेंगे। तो हम जो कल जो हमने पढ़ा था हम उसको अपनी मेमोरी को बूस्ट कर लेते हैं ताकि हमें वो जो है याद रहे। कल हमने पढ़ा था फाइबर कनेक्टिव टिश्यू। फाइबर मतलब रेशे। रेशे क्या होंगे? आपस में एक दूसरे से जुड़े होंगे। तो हमारे शरीर में प्रमुख रेशे कौन से हैं? तो कौन से हैं? लिगामेंट और दूसरा टेंडन। इनमें किस तरह की प्रोटीन पाई जाती है? इनमें कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है। अगला देख लेते हैं टेंडन। टेंडन मतलब कंडरा। यह हड्डी को मांसपेशी से जोड़ती है। टिश्यू ठोस होता है और शक्तिशाली होता है। कोलेजन फाइबर जो होंगे वो फिक्स स्थिति में होंगे। फाइब्रोब्लास्ट कैसे होंगे? एक पंक्ति में होंगे। तो टेंडन जब हमारा खिंच जाता है तो हमें कौन सी चोट लगती है? हमें स्ट्रेन। इसको हम क्या कहेंगे? हम स्ट्रेन कहेंगे। एक बार हम फिर से देख लेते हैं, एक अपने दिमाग को माइंड को मेकअप कर लेते हैं कि टेंडन जो होगा, टेंडन क्या होगा? टेंडन हमारा हार्ड होगा। तो उसमें क्या होगा? तो हार्ड होगा वो तो ठोस और शक्तिशाली होगा। कोलेजन फाइबर कैसे रहेंगे? अगर कोई चीज़ लचीली है तो हम उसको तोड़ मरोड़ सकते हैं, लेकिन ये इसमें हम बात क्या कर रहे हैं कि ये ठोस है। तो कोलेजन फाइबर कैसे होंगे? वो भी फिक्स होंगे। फाइब्रोब्लास्ट की स्थिति कैसे होगी? तो वो भी एक पंक्ति के रूप में होगी। तो इन सब चीज़ों से आपने क्या समझा, क्या सीखा कि टेंडन कैसी संरचना है? टेंडन एक जो है ठोस और शक्तिशाली संरचना है। आपको इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना है, एकदम आप में दिमाग में बैठा लेना है कि अगर हम टेंडन की बात कर रहे हैं और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर पूछा जाता है आपसे कि फाइब्रोब्लास्ट किस स्थिति में रहेंगे तो एक पंक्ति के रूप में रहेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि कोलेजन फाइबर कैसा रहेगा इसके अंदर, तो ये कैसा रहेगा? एक फिक्स्ड स्थिति में रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि टेंडन से खिंच जाने से किस प्रकार की चोट लगती है। तो आपको क्या आंसर लगाना है? टिक स्ट्रेन। अब ये भी पूछा गया है कि स्ट्रेन किस प्रकार की चोट है। तो स्ट्रेन किसके खिंचने से लगती है? टेंडन के खिंचने से लगती है। अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा लिगामेंट। अगला है हमारा लिगामेंट। तो लिगामेंट में क्या है? एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। जो हमारा लिगामेंट है वो एक हड्डी को, मैंने पहले भी वीडियो में आपको पढ़ाया है, दूसरी हड्डी से जोड़ेगा। ये थोड़ा सा लचीला होता है, इसमें थोड़ा सा लचीलापन होता है। तो लचीलापन हो गया तो कोलेजन फाइबर कैसी हो गई? विभिन्न दशाओं में। जब वो विभिन्न दशाओं में होगी तो तभी तो वो विभिन्न दशाओं में मुड़ेगा। अगर वो फिक्स होगी तो वो सिर्फ खाली एक ही दशा में मुड़ेगा, उसकी गति को आप ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो फाइब्रोब्लास्ट कैसे होंगे? फाइब्रोब्लास्ट भी बिखरी हुई स्थिति में होंगे। अगर हम लिगामेंट को देखते हैं तो उसकी संरचना कैसी पाई जाती है? उसकी जो संरचना है उसके अंदर जो कोशिकाएं हैं वो कैसी होंगी? वो क्रॉस, एक दूसरे को काटती हुई स्थिति में होंगी। तो हमें अपने दिमाग में बिल्कुल इमेज बना लेनी है। हम अपनी ही बात कर रहे हैं, अपनी बॉडी के अंदर की चीज़ों की बात कर रहे हैं, कोई यहाँ बाहर का नहीं है। तो हर चीज़ों को बिल्कुल इमेजिन कर लेना है कि वो कैसे हो रहा है। टेंडन ठोस, सारी चीज़ें कैसे होंगी? फिक्स होंगी। लिगामेंट मतलब लचीला, मतलब इलास्टिक। तो सारी चीज़ें कैसे होंगी? जिनको हम आसानी से मूव कर सके। तो कोलेजन फाइबर कैसे होंगे? विभिन्न दशाओं में। फाइब्रोब्लास्ट की स्थिति कैसे होगी? विभिन्न दशाओं में। यहाँ एक लाइन जो है वो ड्रॉप हो गई है, मैं आपके सामने कह देती हूँ कि लिगामेंट के खींचने से किस प्रकार की चोट लगती है? स्प्रेन। बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आ जाता है कि स्प्रेन किस प्रकार की चोट है, किसकी चोट है, तो क्या लिखोगे आप? लिगामेंट। स्ट्रेन टेंडन, टाटा से देख लो आप, स्ट्रेन टेंडन और स्प्रेन लिगामेंट। आई होप आपको अब जो है लिगामेंट और टेंडन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आज का जो हमारा दूसरा कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हम पढ़ेंगे वो है हमारा स्केलेटल सिस्टम, हमारा कंकाल तंत्र। तो देखो आप इमेजिन करो कंकाल तंत्र क्या है, हमारी बॉडी के अंदर कैसे काम कर रहा है। आंसर इज स्केलेटल सिस्टम अस्थि तथा उपास्थि से मिलकर, अस्थि मतलब हमारी बोन, उपास्थि मतलब कार्टिलेज का बना होता है। अनेक प्रकार की जो है अस्थितियाँ, छोटी बड़ी मोटी पतली, जुड़कर क्या बनाएंगी? कंकाल तंत्र का निर्माण करेंगी। अगला देख लेते हैं।
कौन सा टिश्यू शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करता है? तो देखिए और सोचिए कौन सा टिश्यू कर रहा है एक निश्चित आकार प्रदान, तो कौन सा कर रहा है? स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू शरीर को क्या कर रहा है? एक निश्चित आकार प्रदान कर रहा है। कौन सा टिश्यू हमारे कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है? तो हमारे फेफड़े, हमारा जो है किडनी वगैरह, ये सब कहाँ सुरक्षित हैं? तो ये हड्डियों के पास, हड्डियों के अंदर ही तो सुरक्षित हैं। तो कौन सा टिश्यू है जो हमारे इस अंगों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है? तो आप लिखोगे स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट, कौन सा टिश्यू हमारे शरीर में लंबी हड्डियों का कार्य करता है? आप इसको करेक्ट कर लेंगे। लंबी हड्डियों की जगह आप लिखोगे आप उत्तोलक, मतलब लीवर। कौन सा टिश्यू हमारे शरीर में लीवर का कार्य करता है? तो लीवर का कार्य कौन सा करेगा? कौन सा टिश्यू की अगर हम बात करेंगे तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू आ जाएगा। अब स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कौन काम करेगा? तो जो हमारी लंबी हड्डियां हैं, हमारे हाथ की, हमारे पैर की, वो सब क्या करेंगी? उत्तोलक, लीवर का काम करेगी हमारे काम को आसान बनाने के लिए। तो ये क्वेश्चन इसमें रहेगा। ये मेरे से जो है थोड़ा सी मिस्टेक हो गई है, सॉरी फॉर इट। आप इसको करेक्ट कर लेना कि कौन सा टिश्यू हमारे शरीर में लंबी हड्डियों जो है उत्तोलक का काम करता है, लीवर का काम करता है। तो टिश्यू कौन सा आ जाएगा? जो है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। उसके अंदर कौन काम करेगा? लंबी हड्डियां जो है उत्तोलक के रूप में कार्य करेंगी। अगला देख लेते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कितने भागों में बांटा गया है? तो जो हमारा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है उसको 2 भागों में बांटा गया है, अस्थि बोन और उपास्थि। इन दोनों से ही मिलकर हमारा जो है स्केलेटल टिश्यू बना हुआ है। तो अब देख लेते हैं उपास्थि, कार्टिलेज का क्वेश्चन है कि इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उपास्थि के अध्ययन को क्या क्या कहा जाएगा बच्चों? तो कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी कहा जाएगा उपास्थि के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपास्थि कार्टिलेज की संरचना किस प्रकार की होती है? तो हमारे शरीर में जहाँ जहाँ कार्टिलेज पाई जाती है तो वो किन किन रूपों में पाई जाती है? कहीं ठोस में पाई जाएगी, कहीं अर्ध ठोस में पाई जाएगी, और कहीं इसकी जो फॉर्मेशन है, जो इसकी संरचना है, वो कैसी होगी? लचीली होगी। कार्टिलेज एक ही तरह की पूरी बॉडी में नहीं पाई जाती है। हमारे बॉडी पार्ट्स के हिसाब से जैसे वो काम करते हैं वो डिफरेंट फॉर्म में होती है। तो कैसी होगी? ठोस, सॉलिड होगी, अर्ध ठोस होगी, और लचीली इलास्टिक फॉर्म में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपास्थि कार्टिलेज किस प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है? जो उपास्थि हमारी जो कार्टिलेज जो हमारी होती है उसमें एक प्रोटीन पाई जाती है, वो उस प्रोटीन का नाम क्या है? कोर्डिन प्रोटीन। अब हम अब साथ साथ में जो है रिवीजन भी करते चलेंगे। अब हमने पीछे क्वेश्चन देखा था कि उपास्थि के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी। और प्रोटीन इसमें पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है? कोर्डिन। तो आपस में ही एक दूसरे को कोरिलेट कर लेना है, और ताकि हमारे एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन हमें याद हो जाएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव शरीर में किन स्थानों पर पाई जाती है? कार्टिलेज हमारे जो है, जो स्केलेटल सिस्टम है हमारा, उसके अंदर कहाँ कहाँ पाई जाएगी? तो हमारी श्वास नली, श्वास नली मीन्स इंग्लिश वाले बच्चों के लिए हमारी ट्रैकिया, ट्रैकिया में ये हमारे छल्लों के रूप में होती है, जिससे हमारी सांस नली में प्रॉपर जगह बनी रहे, सांस को अंदर और बाहर जाने की, वो चिपके ना। सभी लोग ध्यान दें, अपनी ट्रैकिया के ऊपर ध्यान दें, वो कैसे है? नली के फॉर्म में है। अगर उसमें कार्टिलेज के छल्ले नहीं होंगे तो वो क्या होगी? चिपक जाएगी, सांस आसानी से अंदर और बाहर नहीं जाएगी। हड्डियों के जोड़ों के ऊपर, जो हमारी हड्डियां होती हैं उनके जोड़ों के ऊपर कार्टिलेज होती है। जब वो घिस जाती है तो क्या करती है? हमारी हड्डियां आपस में रगड़ खाती हैं, जिससे क्या होता है? हमें दर्द का अनुभव होता है, हमारे नाक में और कान में। इंपॉर्टेंट यही थे, बाकी एक दो जगह पे, छोटी मोटी जगह पे जो है पाई जाती होगी। तो प्रैक्टिकली सब इसको देख लेते हैं। कहाँ होगी? ट्रैकिया में, हड्डियों के ऊपर, हड्डियों के ऊपर होगी, जिससे जोड़ आसानी से, क्योंकि ये लचीली होती है, आसानी से मूव कर सके, उनमें किसी तरह का घर्षण उत्पन्न ना हो। जिसमें देखते हो ना, जिसमें एक टाइम आता है, एक एज के बाद जो है कार्टिलेज क्या होती है? घिस जाती है। तो आप जो है देखोगे 30 की 40 की उम्र के बाद लोगों के हाथ पैर में जो है दर्द होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह यही है, क्योंकि कार्टिलेज जो है हमारी वो घिस जाती है।
नाक और कहाँ पाई जाएगी, हमारे नाक में और कान में पाई जाएगी। यहाँ अगर बात आ गई है एक एज के बाद, तो अब तो एज क्या, अब तो आप जिसको देख लो उसके जो है किसी के हाथ में दर्द, किसी के पैर में दर्द। तो मैं आपसे जो है कहना चाहूँगी कि हमें हेल्दी लाइफ स्टाइल जो है अपनाना चाहिए। हमें कोई भी अपने शरीर की ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए जो हमारे शरीर की जो बनावट है, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसके विपरीत हो। अब गर्मी आ गई है, अब सभी लोग देखोगे कि जिसको देखो वही कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, जिसको देखो कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। अब आप देखते हो कोल्ड ड्रिंक को खोलते ही जैसे एक उसमें गैस निकलती है ना, वो गैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। हमारे शरीर की फॉर्मेशन क्या है, हम कौन सी गैस अंदर लेते हैं, तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, और कौन सी गैस जो है बाहर निकालते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले रहे हैं। ऐसी पता नहीं कितनी ज़्यादा हम जो है काम करते हैं, जो हमारी जो बॉडी की जो फॉर्मेशन है जो उसके बिल्कुल अलग है। इसी वजह से हमें ज़्यादा बीमारियां जो है हो रही हैं। और ये जो है जो कोल्ड ड्रिंक है, चाहे उसमें जो है लिम्का हो, चाहे पेप्सी हो, इसमें कुछ नहीं है। ये जो है एक टॉयलेट क्लीनर है, आप चाहे इसको यूज़ करके देख लेना, उससे अगर सही है। कई बार हम देखते हैं ना हमारे आसपास जो है बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि अरे हम क्या कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम कर सकते हैं। बस हमें थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें जो है करनी होंगी। उसमें क्या है, हम कोल्ड ड्रिंक ना पी के हम गन्ने का जूस पी लें। उससे क्या होगा, जो किसान है उसके पास भी पैसा जाएगा और एक आदमी को जो है रोज़गार मिलेगा। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमारी बॉडी का जो पीएच मान है वो बिल्कुल ठीक रहेगा, जो हमारी बॉडी की जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो बीइंग ए फिजिकल एजुकेशन टीचर, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है और दूसरों तक को भी पहुंचानी है। क्योंकि हम जो हैं, आप कोई टीचर हैं, टीचर सभी हैं, कोई प्राइवेट में है, कोई सरकारी है, कोई तैयारी कर रहा है। हमारे पास ही वो प्लेटफॉर्म है जिससे हम जो है एक तरह के नए समाज का निर्माण कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं कोई कहने वाली या किताबें वाली बातें मैं आपको नहीं बता रही हूँ। ये टॉपिक आया, क्वेश्चन ऐसा आया तो मेरे दिमाग में बात आ गई। ऐसा हो सकता है अगर हम और आप मिलकर प्रयास करें तो। चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, शरीर के टिश्यू को मजबूत बनाने का कार्य कौन करता है। तो शरीर का जो टिश्यू है उसको मजबूत बनाने का कार्य कौन करेगा, तो क्या करेगी, उपास्थि। कैसे करेगी, उसको मजबूत कैसे बनाएगी, हड्डियों के ऊपर जो है ये चढ़ी रहती है, बाहरी चोट से बचाएगी, घर्षण से बचाएगी। इससे क्या होगा, इससे हमारा टिश्यू क्या होगा, लचीला होगा। शरीर के जोड़ों को लचीला बनाने का कार्य कौन करता है। जैसे मैंने आपको बताया, जोड़ों के ऊपर जो है कार्टिलेज की जो है एक परत, एक झिल्ली, एक जो है मेम्ब्रेन चढ़ी होती है। वो क्या करती है, हमारे जोड़ों को मुलायम बनाने में, लचीला बनाने में हमारी मदद करती है। जब वो घिस जाती है तो हमें बहुत दर्द, बहुत पेन, बहुत पीड़ा का अनुभव होता है। तो उपास्थि, अब हम देख लेते हैं कि उपास्थि जो कार्टिलेज, इसमें भी कई टाइप होते हैं और ये भी जो है अलग अलग जगह शरीर में पाई जाती है। मतलब जो है, अगर मैंने बताया आपको ट्रैकिया में पाई जा रही है तो वो डिफरेंट फॉर्म में है। अगर वो हमारी जो है नीज में पाई जा रही है तो उसकी फॉर्म डिफरेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी के सभी पार्ट अलग अलग कार्य कर रहे हैं। तो जो कार्टिलेज है वो भी अलग अलग फॉर्म में है। तो सबसे पहली है हाइलिन कार्टिलेज, दूसरी है फाइब्रोकार्टिलेज और थर्ड है इलास्टिक कार्टिलेज। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हाइलिन उपास्थि शरीर में कहाँ पाई जाती है। तो हाइलिन टाइप की जो कार्टिलेज है वो स्वर यंत्र, लारिक्स, नाक और पसलियों में हाइलिन कार्टिलेज पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाएगी, लॉरेक्स जो हमारा स्वर यंत्र है, जहाँ से हमारी आवाज़ बाहर निकलती है, हमारे नाक में, और जो हमारी पसलियाँ हैं यहाँ किस तरह की पाई जाएगी, जो है हाइलिन कार्टिलेज पाई जाएगी। आप देखोगे कि ये तीनों चीज़ें हमारी बॉडी में एक ही जगह है। तो आपको जो है बिल्कुल अभी ध्यान लगाना है कि हाइलिन कार्टिलेज कहाँ कहाँ है। तो हमारे स्वर यंत्र, लारिक्स हमारे जो है गले में है, हमारी नाक में है, और कहाँ है, हमारी पसलियों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलास्टिक उपास्थि शरीर में कहाँ पाई जाती है। तो इलास्टिक उपास्थि कहाँ पाई जाती है, हमारे कान में पाई जाती है। हमारा जो कान जो बना है ये कौन सी उपास्थि का बना है, कौन सी कार्टिलेज का बना है, तो इलास्टिक कार्टिलेज का ये बना हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइब्रोकार्टिलेज कहाँ पाई जाती है? तो जो ये हमारी वर्टिब्रा है, जो हमारी बैकबोन है, रीढ़, इसके अंदर पाई जाती है फाइब्रोकार्टिलेज, ताकि हम आसानी से इसे फाइब्रो मतलब वही रेसे मतलब जुड़ना, तो जिससे हम आपस जो है आराम जो है हमारी जो कमर है वो आगे बैंड हो सके और बैक जा सके, इसलिए वहाँ पे कौन सी पाई जाती है? फाइब्रोकार्टिलेज जो है पाई जाएगी। कार्टिलेज की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो कार्टिलेज के घिसने से घुटनों में दर्द रहता है, क्योंकि जब घुटनों में कार्टिलेज घिस जाएगी तो हड्डियां आपस में रगड़ती हैं, जिससे हमारे घुटनों में दर्द रहता है। कार्टिलेज के ऊपर झिल्ली पाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है? तो कार्टिलेज के ऊपर जो झिल्ली पाई जाएगी उसको कहा जाएगा पेरिकॉन्ड्रियम। क्या कहा जाएगा? पेरिकॉन्ड्रियम। अब यहाँ मैं एक छोटी सी जनरल सी बात आपको बताना चाहूँगी, जो मैंने 90% जो है देखी है। किसी भी बॉडी के पार्ट के ऊपर सबसे ऊपरी परत जो होगी तो वो क्या होगी? पेरिकॉर्डियम। अगर बीच वाली की हम बात करेंगे तो बीच वाली क्या होगी? मायो। अगर 3 परत हैं तो, और सबसे अंदर वाली, तो अंदर वाली में आएगा एंडो। तो आपको थोड़ा सा मतलब चीज़ों को पढ़ते टाइम कोरिलेट एक दूसरे से करते जाना है। तो उपास्थि के ऊपर कौन सी परत चढ़ी होती है? पेरिकॉन्ड्रियम। तो जो भी चीज़ें उपास्थि में जुड़ेंगी तो वो कहाँ जुड़ेंगी? पेरिकॉन्ड्रियम के ऊपर जुड़ेंगी। जो कार्टिलेज का जो लचीलापन है वो किस कारण होता है? तो वो होता है ओसिन, ग्लूकोप्रोटीन और केराटिन की उपस्थिति के कारण कार्टिलेज में जो है लचीलापन आ जाता है। अच्छा, मैं एक बात आपसे और कहना चाहूँगी कि हमें सिलेबस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो भी बच्चे डायरेक्ट जो है वीडियो देखते हैं, क्वेश्चन की सीरीज सर्च करके देखने लगते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको एक बार अपना सिलेबस, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सिलेबस निकालना, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप ये सब वीडियो देखते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप जो है डायरेक्टली ये सब वीडियो देखने लगोगे कि हम इस क्वेश्चन की सीरीज़ लगा लें, हम उस क्वेश्चन की सीरीज़ लगा लें, क्योंकि उसमें डिफरेंट तरीके के जो है क्वेश्चन होते हैं, जो ऐसे ही किताबों से कॉपी पेस्ट कर दिए जाते हैं। एक एनाटॉम से पूछ लेगा, एक जो है गेम से पूछ लेगा, एक मेजरमेंट से पूछ लेगा, तो उन सब का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आपको अगर अच्छे से तैयारी करनी है, अगर आपको पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है, तो पहले आप सिलेबस को पूरा पढ़िए। वो आप मेरे साथ पढ़ सकते हो, कहीं से भी पढ़ सकते हो। उसके बाद आप ये सीरीज लगाइए तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज उसका कोई बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अस्थिय के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अस्थिय के अध्ययन को कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थियों के अंतर्गत जोड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जहाँ अस्थियाँ एक दूसरे से मिलती हैं तो उसको जोड़ कहा जाता है। तो इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसके अध्ययन को हम क्या कहेंगे? ऑर्थोलॉजी। अब देख लेते हैं, बोन की प्रमुख रचनाएं पाई जाती हैं, मतलब बोन में किसकी कितनी प्रमुख रचनाएं पाई जाती हैं। तो देखेंगे, नंबर 1 पेरियोस्थिक, दूसरा अस्थि कोशिकाएं, तीसरा अधात्री, और चौथा क्या है? अस्थि मज्जा। इंग्लिश वालों के बच्चों के लिए पेरियोस्टियम, ओस्टोसाइट, मैट्रिक्स और मैरो कैविटी। बोन के चारों ओर एक फाइबर संयोजित टिश्यू का आवरण चढ़ा होता है, मतलब एक झिल्ली चढ़ी होती है, तो उसको क्या कहा जाता है? पेरियोस्टियम उसको कहा जाता है। जो हड्डी के चारों तरफ एक जो झिल्ली रहती है उसको कहा जाता है पेरियोस्टियम। और आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि उपास्थि के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है। अगर आप कमेंट बॉक्स में एक भी बार लिख देते हो तो जो है दोनों आप लिख देते हो कि हड्डी की ऊपरी परत को ये कहेंगे, और जो है जो उपास्थि की जो ऊपरी परत होगी जो हमारी कार्टिलेज की उसको ये कहेंगे, तो डेफिनेटली आप जो है इसको नहीं भूल सकते हो। किसी भी एग्जाम में ये आएगा तो आप इसको आराम से छाप सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पेरियोस्टियम में कौन सी पेशी जुड़ी होती है? तो पेरियोस्टियम क्योंकि सबसे ऊपर है हमारे, तो उसमें क्या कौन सी पेशी जुड़ी होगी? तो हमारे टेंडन और लिगामेंट और अन्य जो भी पेशियां होंगी वो कहाँ जुड़ी होंगी? पेरियोस्टियम के साथ में जुड़ी होंगी। बोन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो जो हमारी हड्डियां होती हैं उनमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ओसिन। और जो हमारी उपास्थि होती हैं उनमें आप सोचिए, अभी मैंने बताया है कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, आप सोचिए और कमेंट बॉक्स में
कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेती हैं, अस्थि कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो अस्थि कोशिकाएं जो होंगी पेरियोस्टियम के आंतरिक सतह पर, एक हड्डी को इमेजिन कर लेते हैं, हड्डी की ऊपरी सतह पर पेरियोस्टियम परत, उसके अंदर क्या है? अस्थि कोशिकाएं, ओस्टियोसाइट, उसके अंदर क्या है? ओस्टियोसाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओस्ट्रोसाइट अस्थि कोशिकाओं से कौन सी प्रोटीन निकलती है? तो कौन सी प्रोटीन निकलेगी इनसे? ओसिन प्रोटीन निकलेगी, जो हमारी हड्डियों में पाई जाती है। बोन में अधात्री मैट्रिक्स कहाँ पाया जाता है? तो मैट्रिक्स कहाँ पाया जाएगा? पेरियोस्टिन आवरण के अंदर धारियों के रूप में जो है पाया जाता है। पेरियोस्टियम होगा, उसके बाद क्या होगा? हमारी जो है अस्थि की कोशिकाएं होंगी, और उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर जो है मैट्रिक्स होगा, जो किस तरह में, किस फॉर्म में होगा? धारियों के फॉर्म में होगा। जो है कैनिकुली कहाँ पाई जाती है? तो कैनिकुली ये जो है कहाँ पाई जाएगी? सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। ये हमारे मैट्रिक्स में, सेल के बीच में ये क्या करेगी? संवहन, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य जो है करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मैरो कैविटी। मैरो कैविटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैरो कैविटी कहाँ पाई जाती है? तो जो हमारी मोटी और खोखली हड्डियां होती हैं, उनके बीच में जो जगह होती है, उसमें एक मुलायम पदार्थ जो है भरा रहता है, जिसे अस्थि मज्जा या बोन मैरो कहा जाता है। और इसी जगह को क्या कहा जाता है? इसी खाली जगह को जहाँ ये पदार्थ भरा रहता है, इसको मैरो कैविटी भी कहेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, बोन मैरो अस्थि के सिरे पर किस प्रकार की होती है? तो जो बोन मैरो जहाँ पे है, जो कैविटी है, जो इसके सिरे हैं, इस पे ये जो है किस प्रकार के होते हैं? लाल रंग की, जिसे अस्थि मज्जा कहते हैं। यहाँ पर आरबीसी और लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो जो बोन मैरो के जो सिरे होते हैं, उनको हम, वो जो है लाल रंग के होते हैं। यहाँ पर अस्थि मज्जा का, जिसको हम लाल अस्थि मज्जा जो है कहते हैं, यहीं पर किसका निर्माण होता है? आरबीसी का। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा? तो अस्थि मज्जा जो हमारी है, उसके किनारे पर, उसके बीच में नहीं होगा। जो हमारी अस्थि मज्जा है, उसके किनारे पर किसका निर्माण होगा? आरबीसी का। उसको हम क्या कहेंगे? लाल अस्थि मज्जा। बोन मैरो का मध्य भाग किस प्रकार का होता है? तो जो साइड वाला किसका हो गया? लाल रंग का। और पीले वाला किस रंग, जो बीच वाला किसका रंग का हो गया? वो किसका रंग का, कौन से रंग का हो गया? वो हो गया पीले रंग का। तो जो बीच वाला भाग है वो पीले रंग का होता है। यहाँ पर फैट का संग्रहण, यहाँ पे वसा एकत्रित होती है, और हमारे WBC का क्या होता है? निर्माण होता है। वाइट ब्लड सेल्स का क्या होगा? यहाँ पे निर्माण होगा। अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बोन मैरो के चारों तरफ कौन सा आवरण होता है? तो बोन मैरो के चारों तरफ आवरण होगा अंत अस्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबी अस्थियों के बीच एक गुहा पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे बच्चों? हेवसियन नली। आप देखोगे कहीं पे, अगर आपने हड्डी देखी होगी, कई बार जो है इधर उधर कहीं गली मोहल्ले में जो है पड़ी रहती है, तो उसके अंदर आप देखोगे एक खाली जगह होगी, एक गुहा होगी, तो उसको नली होगी, उसको तो हम क्या कहेंगे? हेवसियन नली। अब जो हमारी जो है बोन सेल हैं, उसके अंदर दो तरह की जो है हमारी सेल पाई जाती हैं, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट। अब इनका क्या काम है? ओस्टियोब्लास्ट का क्या काम है? ओस्टियोब्लास्ट क्या करेंगी? अस्थि के निर्माण में जो है हमारी सहायता करेंगी। और ओस्टियोक्लास्ट जो है क्या करेंगी? ये अस्थि के विघटन जो है, ये क्या करेंगी? अस्थि का जो है ये विघटन करती हैं। अब देख लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो हमारे होते हैं, जो हमारे अगर करंट अफेयर में पूछे गए हैं, तो वो आज भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर वो हमसे 2 साल बाद हमारा कोई एग्ज़ाम हो रहा है, तो वो हमारे लिए उस टाइम पे भी इतने इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 जो है किसको दिया गया है? शरद कमल। किस गेम के प्लेयर हैं? टेबल टेनिस के। किस लिए दिया गया है? क्योंकि इन्होंने 2020-22 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, उनमें 3 गोल्ड और 1 सिल्वर के साथ टोटल 4 पदक प्राप्त करे थे। कितने पदक प्राप्त करे थे? 4।
गोल्ड कितने थे 3, सिल्वर कितना था 1, कौन से खेलों में, कॉमनवेल्थ में, किस ईयर में, 2022 में। तो इनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कौन से ईयर में दिया गया, 2022 में। अब देख लेते हैं इस पुरस्कार के तहत कितनी धनराशि जो है वो प्रदान करी जाती है। तो इस पुरस्कार के जो है साथ में जो है 25 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। अब इसमें जो है फ्यूचर का तो हो गया, अब इसके पास्ट के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार को दूसरे किस नाम से जाना जाता था, इसका नाम चेंज करा है। पहले इसको कहा जाता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसमें तो उस टाइम कितनी धनराशि दी जाती थी, 7.5 लाख रुपए। इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 1991-1992 में। पहली बार किसको दिया गया था, विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद कौन से गेम के खिलाड़ी हैं, ये जो है शतरंज के खिलाड़ी हैं। अब देख लेते हैं इसको कौन प्रदान करता है। तो खेल और युवा मामले का मंत्रालय जो है क्या करेगा, इसको जो है प्रदान करेगा। इसका क्राइटेरिया किस लिए दिया जाता है, तो 4 वर्षों में इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, उत्कृष्ट शानदार प्रदर्शन जो करेगा उसको ये दिया जाएगा। अच्छा, इसके नामांकन होते हैं। नामांकन के बाद किसका दावा सही है, किसका गलत है, इसका सत्यापन कौन करता है, तो इसका सत्यापन करेगा बच्चों भारतीय खेल प्राधिकरण साई और राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी NTA इसका क्या करेगा, इसका सत्यापन करेगा। अगला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, हाँ ये जो है रिपीट हो गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यह पुरस्कार किस दिन दिया जाता है, तो 29 अगस्त को ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर, ध्यानचंद जी हॉकी के खिलाड़ी थे, उनके जन्मदिन के अवसर पर यह जो है पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सबसे कम उम्र में यह पुरस्कार किसको दिया गया, तो सबसे कम उम्र में अभिनव बिंद्रा को यह पुरस्कार दिया गया था 18 साल की उम्र में। इस पुरस्कार के नाम में कब परिवर्तन करा गया, तो कब करा गया, 2021 में इसका जो है नाम बदल दिया गया। अगला देख लेते हैं, फीफा वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर जो है टूर्नामेंट है, सबसे पॉपुलर ट्रॉफी है फीफा। अब 2022 में संपन्न हुआ है। इससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम सब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आयोजन देख लेते हैं, आयोजन कहाँ हुआ है, इसका कतर में हुआ है। इसका विजेता कौन है, अर्जेंटीना, और उपविजेता कौन है, फ्रांस। अर्जेंटीना ने इस बार एक ऐतिहासिक जिसको हम कहेंगे ऐतिहासिक जीत जो है इसमें जो है इन्होंने इस ट्रॉफी में जो है हासिल करी है, जिसको जो अर्जेंटीना तो कभी भूल ही नहीं पाएगा, उसके साथ साथ बाकी देश भी इस जीत को कभी नहीं भूल पाएंगे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। संस्करण कौन से नंबर का ये कप था, तो ये था 22वें नंबर का कप था। इसका शुभांकर क्या था, तो लाइबा क्या था, इसका शुभांकर था, जिसका मतलब होता है सुपर स्किल्ड प्लेयर। अब फुटबॉल इसमें कौन सी जो है इस्तेमाल करी गई, तो अल रहेला इसमें इस्तेमाल करी गई। कौन सी कंपनी की थी, एडिडास कंपनी की। अल रहेला इब्न तुत्ता जो इनका जो है एक अफ्रीकन जो यात्री था, इब्न तुत्ता जो इनका एक अरबी यात्री था, उसके ही नाम से रिलेट करके कुछ जो है ये अल रहेला इन्होंने जो है इसका फुटबॉल जो है इस कप में ली गई है। गोल्डन बॉल पुरस्कार किसको दिया गया, लियोनेल मेसी को। ये इतने बड़े बड़े प्लेयर है ना कि इनका नाम भी लेने में थोड़ा सा मतलब मुंह से अजीब लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गोल्डन बूट किसको दिया गया है, एम्बे को दिया गया है। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, ये फ्रांस के थे। अधिकतम इनको गोल करने के लिए दिया गया है। इन्होंने कितने गोल करे हैं बच्चों, इन्होंने 8 गोल करे हैं। इस ट्रॉफी का अनावरण किया, इसका ट्रॉफी का अनावरण किया होगा, आप सभी को जो न्यूज़ देखते हैं सबको पता होगा, दीपिका पादुकोण। न्यूज़ क्या सोशल मीडिया पे ये काफ़ी चली थी, जो है थोड़ा सा मतलब बवाल हो गया था इसको लेके। तो दीपिका पादुकोण ने इसका क्या किया, अनावरण किया। 2026 में ये कहाँ होगा, नेक्स्ट ईयर ये कहाँ होने वाला है, तो नॉर्थ अमेरिका जो है महाद्वीपीय में होने वाला है। उनके किन किन देशों में होगा, कनाडा, USA और मैक्सिको में क्या होगा, ये संपन्न कराया जाएगा। इस बार इसमें कितनी टीमों ने भाग लिया, तो इस बार इसमें कितनी टीमों ने भाग लिया, 32 टीमों ने इसमें भाग लिया। हालांकि कतर जहां पे ये आयोजन हो रहा था वो इससे वंचित रह गई, वो क्वालिफाइज के लिए नहीं कर पाई है। युवा खिलाड़ी का जो अवार्ड है वो किसको दिया गया है, युवा खिलाड़ी का अवार्ड तो एंजो फर्नांडीज को जो है दिया गया है। फीफा फेयर प्लेयर अवार्ड किसको दिया गया है, फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है बच्चों इंग्लैंड को। अब फीफा
इसकी जो है फुल फॉर्म देख लेते हैं, कई बार उसमें पूछी गई है। ये पूरी ही ट्रॉफी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, यही है फीफा। अब सबसे पहले इसका फीफा का विश्व कप कहाँ हुआ, उसका विजेता कौन था? 1930 में उरुग्वे में जो है ये संपन्न हुआ, और उरुग्वे ही इसका जो है क्या था, विजेता था। 1930 से 1970 के दशक तक दिए जाने वाले कप का क्या नाम था? तो ये जो कप था 1930 से 1970 तक जो चला, उस कप का नाम था जूल्स रिमेट ट्रॉफी। क्वेश्चन इस तरह के से भी पूछ लिया जाता है। जूल्स रिमेट ट्रॉफी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो आप क्या लिखोगे? फीफा। फीफा वर्ल्ड कप नई ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई? तो 1970 के बाद क्या हुआ, इस ट्रॉफी की नई शुरू। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की सीरीज जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो हम अगली वीडियो में लेके आएंगे, और इस तरह से धीरे धीरे करके एग्जाम तक मैं आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट करने वाली हूँ। मैं इसमें टफ से टफ क्वेश्चन लेके आती हूँ, और इजी जो छोटे छोटे एग्जाम कई बार हम देते हैं, कोई जो स्टेट होता है उनका पेपर सेटअप थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन को लेके होता है, तो उस तरह के भी क्वेश्चन मैं आपके सामने हर तरीके के डिस्कस करती हूँ। लेकिन वो नॉर्मल क्वेश्चन बच्चों में बार बार आपसे कहती हूँ, वो सभी को आ रहे होते हैं, वो फिर उसकी मेरिट भी 112 113 पे जाती है। जो नॉर्मल क्वेश्चन जो दिखते हैं ना, वो फिर उसकी मेरिट भी उतने पे ही जाएगी। तो आपको मेरे साथ जुड़े रहना है अगर जो है सिलेक्शन लेना है। देखो भाई, दिन तो रोज ही कट जाता है, अगर हम जो है आराम से बैठे रहे तो भी दिन कटेगा, अगर हम थोड़ा सा 1 घंटा आधा घंटा पढ़ लेते हैं तो दिन तो तब फिर भी कटेगा। ऐसा नहीं है कि हम जो है आराम से रह लेते हैं, एक जगह बैठ गए तो हमारा दिन नहीं कट रहा है, हमारी जो है सेकंडे घड़ी की सुइयां नहीं चल रही हैं। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, उनके पास आराम से टाइम होता है, वो बुकें पढ़ सकते हैं। लेकिन जो लोग कहीं ना कहीं बिजी हो गए हैं किसी जॉब में, किसी काम में, लेकिन वो चाहते हैं कि जो है हमारा सिलेक्शन हो जाए, मतलब हम पढ़े, लेकिन उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, मैं आपको श्योर डेफिनेटली जो है कह रही हूँ, आप मेरे साथ जुड़िए। इस वीडियो से आपको सिलेबस जो मैं कंप्लीट करवाऊँगी उससे आपको निश्चित ही मदद मिलेगी, और आपको एग्ज़ाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिसको आप जो है वहाँ पे छोड़ दें। तो आप बिल्कुल भी जो है निराश ना होइए। अगर हाँ एक बात हो, अगर आपको ये लगता है कि वीडियो ये कहीं भी आपकी जो है हेल्पफुल है, या जो है आपके काम आने वाली है, या आपको लगता है कि मतलब थोड़ी अलग है, हाँ ठीक है वही सब सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट नहीं है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अगर आपको लगता है हेल्पफुल है तो। नहीं तो ठीक है, चल रहा है। अगली कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।